हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसका पहला लेक्चर है। न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे हम इसमें। अब न्यूटन्स लॉ में बात होती है फोर्सेस की। ठीक है, क्योंकि न्यूटन्स न्यूटन्स के जो लॉ होते हैं वो फोर्स से स्टार्ट होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन समझने से पहले हमें फोर्स को समझना होगा, और फोर्स कितने टाइप के होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेनली फोर्स जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, और इधर से हमने न्यूक्लियर फोर्स हो गए, वीक फोर्स हो गए, बहुत टाइप के हैं। लेकिन हमारे जो काम आएंगे हम वो दो ही तरह के फोर्स पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स और सेकंड आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो पहला हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। और हम ये दो ही क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आपको जो अलग से जो फोर्सेस बताए जा रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर फोर्स और बाकी के फोर्स, उनके ऊपर अलग से चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे भी हम जो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे उनमें ये दो फोर्स काम में आएंगे, तो हम ये दो ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स। तो मैं इन दोनों ही फोर्स को आपको बताऊंगा कि कैसे कार्य काम करते हैं और क्या इनके फॉर्मूले हैं। तो फोर्स होता है, सबसे पहले हम फोर्स को समझ लेते हैं। फोर्स ऐसी चीज होती है जो किसी ऑब्जेक्ट में, अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसमें फोर्स लगे तो इसमें इसकी ये स्टेट चेंज कर दे। अब स्टेट चेंज करने का मतलब, अगर ये यहाँ पर है और अगर ये रुका हुआ है तो इसको या तो मोशन में ला दे, या तो इसमें मोशन आ जाए, या फिर अगर ये मूव नहीं कर सकता है, किसी जगह फिक्स है, तो या तो इसकी शेप डिफॉर्म कर दे किसी तरह से, कुछ या तो शेप में चेंज हो जाए, या डिफॉर्म हो जाए, या मूव करे। और अगर पहले से मूव कर रहा है तो एक्सिलरेट करे। एक्सिलरेशन पढ़ा था हमने। या तो एक्सिलरेट करे यानी इसकी स्पीड बढ़ जाए, घट जाए, कुछ भी हो, तो उस स्टेट में हम बोलेंगे कि इस पर कुछ तो फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स को हम इस तरह से बताते हैं। अब सबसे पहला जो हमने लिया वो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको समझते हैं क्या है ये। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जब दो मास होते हैं। ठीक है, दो मास होते हैं तो उनके बीच में लगता है ये M1 M2। दो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, और ये वाला लगाएगा इस पर। ठीक है, इस तरह से। और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का ही होता है, यानी एक एक दूसरे को हमेशा पास लाने की कोशिश करेंगे। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर, तो ये सेंटर से, ठीक है ना, ये डिस्टेंस सेंटर से ले रहा हूँ। तो अगर सेंटर सेंटर इनकी डिस्टेंस आर है तो ये फोर्स हमेशा इन दोनों को पास लाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे दो ऑब्जेक्ट जिनमें मास है, ठीक है, जिसमें जो कोई भी मैटर के बने हुए हैं, वो हर चीज़ एक दूसरे पर फोर्स लगाती है, और वो उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसको, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, कितना फोर्स लगता है, तो अगर M1 मास है एक ऑब्जेक्ट का, M2 मास है दूसरे ऑब्जेक्ट का, तो दोनों का तो मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है उसका स्क्वायर, और यहाँ पर एक आता है जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है जी, जो कहीं भी चेंज नहीं होता है, चाहे मीडियम चेंज कर लो, जगह चेंज कर लो, ये कहीं भी चेंज नहीं होता पूरे यूनिवर्स में, ये सेम रहता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और हम जो पढ़ेंगे, जो मैकेनिक्स में हम जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए या किसी भी तरह के फोर्स के लिए यूज़ करेंगे, तो हम क्या मानते हैं कि जो M1 है ये तो अर्थ है। ठीक है, M1 की जगह पर तो हम क्या ले लेंगे, अर्थ ले लेंगे। जैसे ये M1 की जगह पर मैंने ले लिया कि अर्थ है, और जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस पर है, तो इस पर फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, ये इस तरह से नीचे लगता है। ठीक है, ये सेंटर की तरफ लगता है वैसे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पर लगेगा नीचे की तरफ। तो M1 की जगह तो अर्थ है, और डिस्टेंस जो है वो इससे मैटर नहीं करती, क्योंकि ये अर्थ की रेडियस के मुकाबले बहुत कम है। मैं इसको बना ही देता हूँ यहाँ पर डायग्राम, एक बड़ा सा बनाते हैं। ये अगर अर्थ है और इसकी रेडियस आर है, और ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ के रेडियस के रेस्पेक्ट में अगर हम कितनी भी हाइट ले लें, 100 मीटर 200 मीटर लगभग, इसमें चेंज नहीं आएगा इतनी सी हाइट में, क्योंकि ये किलोमीटर में होती है, कुछ 6000 किलोमीटर करीब होती है। तो रेडियस है, और रेडियस में हम अगर ये थोड़ी सी मान भी ले कि डिस्टेंस है, तो इसमें हम आर में कुछ जोड़ेंगे तो इसमें कुछ फर्क नहीं आएगा, तो इसको हम आर ही मानते हैं, कि हम मानते हैं कि अर्थ का मास तो कैपिटल M मान लेते हैं और ये छोटा सा मास है। तो इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लगेगा,
दोनों के सेंटर से सेंटर डिस्टेंस, ठीक है, हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए थे ना, तो उनका डिस्टेंस कहाँ से बताया था, सेंटर से, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये जो आर होता है। तो अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस, तो ये आर आएगा, और मास m1 तो आएगा अर्थ का, और m2 जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका हमें निकालना है तो वो m की जगह आ जाएगा, ये g सेम है। तो इसमें क्या होता है कि लगभग ये चीज़ें तीनों सेम रहेगी, ठीक है। हर बार जब भी हम करेंगे अर्थ के रेस्टोरेंट के ग्रेविटी फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हम अर्थ पर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें फोर्स ओनली अर्थ की वजह से लगेगा। तो ये चीज़ हमेशा कांस्टेंट की तरह आएगी हमारे साथ, और कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उस पर फोर्स हम ओनली एम जी से दिखा देते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ओनली इस पर ही डिपेंड करेगा कि मास, अगर हम मास डबल ले लेंगे तो ये फोर्स डबल हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ तो कांस्टेंट है, इसमें अर्थ का मास आ गया, अर्थ की रेडियस आ गई, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो बस चेंज हम यही वाला मास करते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट लेके मास हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फोर्स आएगा एम जी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मान लीजिए लटक रहा है, इसको मैं साफ कर देता हूँ पहले। तो मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट हमने एक वेट लटका रखा है, ये स्ट्रिंग से है ना, किसी धागे से बांध के लटका रखा है, इसका मास एम है। तो हम इसको इस तरह से बनाते हैं कि अर्थ इस पर जो फोर्स लगा रही है वो होगा एम जी। तो इस पर फोर्स जो नीचे की तरफ लगेगा वो एम जी, और जी यहाँ पर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जी की वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको लगभग लगभग कभी कभी हम 10 भी ले लेते हैं, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं, एक कर कैलकुलेशन हमें सिंपल करनी हो तो पहला तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके ऊपर आपके चैप्टर भी आएगा, तो इसको ज़्यादा डीपली समझने की जरूरत नहीं, और हमारे यहाँ पे भी काम भी नहीं आ रहा है, हमें ओनली इस एम जी की जरूरत पड़ेगी। तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई मास अगर आपको दिया जाएगा तो उसको सिंपली आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, या 9.8 से, अगर ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए उसमें मेजरमेंट, तो हमें 9.8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इससे हमारा डब्ल्यू आ जाएगा, जो वेट है इसका, ठीक है, जो नीचे की तरफ लगता है, या फिर हम फोर्स लिख सकते हैं इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो एम जी से आ जाएगा, तो ये तो हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो ये समझने के लिए पहले इसे मिटा देते हैं। अब दूसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो दो चार्जेस के बीच में लगता है, यानी अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो दोनों में रिपल्शन होगा, दोनों दूर जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो दोनों पास आएंगे, और दोनों नेगेटिव हो तब भी दूर जाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है इनमें अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है, ये दोनों प्रॉपर्टी होती है, और ये हमें पता है क्योंकि हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पहले से पता है कि इन पे चार्जेस होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। पर ये हम क्लासिकल मैकेनिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भले ही हमें चार्जेस न दिखाई दें, लेकिन जो हम ऑब्जेक्ट लेते हैं इनमें अगर बहुत बड़े स्केल पर देखें, यानी जो हम ऑब्जेक्ट देखते हैं हम कोई भी, और उन पर फोर्स लगाते हैं तो किस तरह से काम करता है, पहले हम वो देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हम इसको यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहले इसको मिटाते हैं। तो हमें इफेक्ट देखने को मिलता है, सबसे पहला मैं लिखता हूँ ये, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हैं या रखते हैं किसी के ऊपर, जैसे मान लीजिए बुक के ऊपर हमने एक बॉक्स रख दिया, ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर बॉक्स रख दिया, ठीक है, ये हमने बॉक्स रख दिया, इसमें कुछ वेट है डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करता है, कि हम तो ये देख पाते हैं कि एक सरफेस है, इसके ऊपर हमने कोई वेट रखा है, तो ये जो वेट है इसकी सरफेस से दूसरी सरफेस टच हो रही है, और इनकी वजह से ये बॉक्स को नीचे नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। हमें यही लगता है कि ये अगर ये सरफेस ना होती तो ये नीचे जाता और अर्थ पर जाकर फिर अर्थ पर टच करता, ठीक है, हमें ये लगता है। लेकिन जब हम इसको बहुत नैनो स्केल पर जाकर देखें, जब एटॉमिक लेवल पर जाकर देखें हम इसको, तब हम देखते हैं कि जब बॉक्स है उसके एटम्स और ये जो दूसरी सरफेस है इसके एटम जब बिल्कुल पास आ जाते हैं, तो एक लिमिट से ज़्यादा पास नहीं आ सकते, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करने लग जाता है, और ये एक लिमिट क्रॉस करके ये दोनों कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकते। यानी हम लाइफ में जितनी भी चीज़ देखते हैं, हम किसी पे फोर्स लगाते हैं, कोई चीज़ टच करते हैं, छूते हैं, वो एक इल्यूजन ही होता है। असल में कभी वो दोनों चीज़ कभी टच हो नहीं सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इतना पावरफुल होता है कि हम दो प्रोटॉन, ठीक है, उनको भी टच नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये न्यूक्लियस की बात माने, कि अगर मान लीजिए न्यूक्लियस पास आ रहे होंगे इसमें, तब भी ये दोनों एक दूसरे को कभी टच नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि जब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो हम बनाते हैं कि एक सरफेस दूसरी सरफेस पर फोर्स लगा रही है, और हम मानते हैं कि अगर ये इस पर फोर्स लगा नीचे की तरफ लगा रहा है, अगर ये नीचे नहीं जा रहा है इसका मतलब ये दूसरी सरफेस इस पर फोर्स लगा रही है, इस बॉक्स पर,
तो ये दोनों आपस में बैलेंस हो रहे होंगे। तो जो बैलेंस होता है वो इसी वजह से आता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक लिमिट से ज़्यादा इन दोनों को पास नहीं आने देगा। इनके बीच में हमेशा बिल्कुल बहुत बारीक गैप होगा, लेकिन गैप होगा, ये कभी टच नहीं हो सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है। तो पहला तो आता है यहाँ पर इसका जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है, फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस, यानी दो सरफेसेस जब एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आएगी तब ये फोर्स काम करेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट में जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर हम बहुत तरह से एक सरफेस दूसरे सरफेस के कॉन्टेक्ट में आएगी और हमें वहाँ पर फोर्स बनाने होंगे, तो हम वहाँ पर जो फोर्स बनाते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होता है। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट देखने को मिलता है इसी का कि टेंशन इन ए स्ट्रिंग, टेंशन इन ए स्ट्रिंग। अब ये कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करता है, तो देखिए स्ट्रिंग क्या होती है कि अगर हम स्ट्रिंग के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें बहुत सारे मोलिक्यूल, मान लीजिए लेंथ में ये स्ट्रिंग है, मैं बहुत बड़े स्केल में बना रहा हूँ उसको, ठीक है, ताकि आपको इफेक्ट दिखे। तो ये मान लीजिए इस तरह से, मान लीजिए इसमें मोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कोई इस तरह से होगा। तो जब स्ट्रिंग खींचती है, जब भी रस्सी खींचती है, तो मान लीजिए यहाँ से खींचा जा रहा है और यहाँ से खींचा जा रहा है, तो जब स्ट्रिंग खींचती है तो ये जो आपस में जो दो मोलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती है, और ये क्या करते हैं कि ओपोज करते हैं इस चीज़ को। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर बन गया है, उसमें कोई भी मटेरियल उसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, अगर उस स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ होगी, अगर वो फिक्स स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, तो जब भी हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी वजह से अगर उनके मोलिक्यूल्स का अलाइनमेंट कुछ बिगड़ेगा तो उसको वापस एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो एक एडजस्टमेंट जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है। ये आपस में इस तरह से बंधे हुए हैं सारे मोलिक्यूल्स, आपस में इस तरह से बैलेंस है, इनके बीच का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो इस तरह से बैलेंस है कि इनके बीच की दूरी घटेगी तब भी ये ओपोज करेगा, और जब ये पास आने की कोशिश करेंगे तब भी ओपोज करेगा। तो अगर स्ट्रिंग की जगह हम कोई रोड लें, अगर रोड को भी हम कंप्रेस करें तो कंप्रेशन को भी ओपोज करता है, यानी इसमें जो अगर हम इसकी लेंथ कम करना चाहें फोर्स लगाकर तो ये उसको भी ओपोज करेगा, ये बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, और अगर हम इसको खींच के लंबा करना चाहें तब भी ये फोर्स लगाकर रोकना चाहेगा। यानी कोई भी मटेरियल होता है वो अपनी स्थिति में रहना चाहता है, वो इसी वजह से, क्योंकि उसके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है। तो जब टेंशन बनाएंगे स्ट्रिंग में, तब हम जहाँ भी स्ट्रिंग बनी होगी हमें ऐसे ही करना है कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि उसको फोर्स लग रहा है, हम क्या करेंगे, कहीं पे वेट लगा देंगे, हम इस तरह से या तो वेट लटका देंगे, ये अगर वेट लटका लटका दिया हमने तो यह नीचे बनाएंगे कि इसका भार नीचे की तरफ लग रहा होगा, और अगर नीचे की तरफ लग रहा है तो इसमें ये लेंथ बढ़ना चाहिए, तो ये क्या ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा इसमें, तो इस तरह से ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। तो जब भी हम कहीं भी स्ट्रिंग बनाएंगे तो ये अगर आपको मालूम हुआ कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है तो हमें पता रहता है कि किस तरह से काम कर रहा होगा, तभी हम बना सकते हैं इसमें इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो स्ट्रिंग जब भी बनाएंगे, आप कहीं भी स्ट्रिंग लगाएं, स्ट्रिंग हमेशा इसी तरह से बिहेव करेगी कि वो अपनी लेंथ जो होगी उसको कम ही रखना चाहिए, यानी जो उसकी ये फोर्स लगने की वजह से या फिर वेट लटकाने की वजह से जो उसमें थोड़ी बहुत भी लेंथ अगर बढ़ी हुई है तो वो उसे कम करना चाहिए। तो हमेशा अंदर की तरफ आता है, इसमें जो भी वेट हमने लगा रखा है उसकी उससे दूसरी तरफ ही हमेशा इसका टेंशन फोर्स रहेगा। तो हम जब टेंशन फोर्स बनाएंगे तो हम ये चीज़ माइंड में रखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है। ठीक है, अब तीसरा बनाता हूँ। तीसरा आता है फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। तो तीसरा है हमारा फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग की वजह से फोर्स लगता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होता है। वो कैसे कि मान लीजिए मैं एक लीफ स्प्रिंग ही ले लूँ, ये स्प्रिंग इस तरह की आती है, लीफ स्प्रिंग, जो कि थोड़ा से मुड़ी हुई होती है, जो व्हीकल्स होते हैं जो हेवी लोड वाले उनमें लगी हुई रहती है, जिसको कमानी ही बोलते हैं। तो अगर लीफ स्प्रिंग ले लें, उसके दोनों साइड पर अगर हम फोर्स लगाएं, तो अगर हम इसको सीधा करना चाहिए तो हल्की सी सीधी होगी, इसमें इसका बेंड में कम बता देता हूँ। ये यहाँ पे हमने लगाया, यहाँ पे से मान लीजिए सरफेस पे टिकी हुई है, अगर हमने इस पर फोर्स लगाया तो ये कुछ सीधी होगी। तो जब ये स्प्रिंग बनती है
या फिर इसमें जब इसमें इसके साथ कोई ट्रीटमेंट किया जाता है टेम्परेचर का किसी भी तरह, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाता है मॉलिक्यूल्स का कि वो ये फिक्स जो शेप है ये मेंटेन करते हैं। चाहे इस पर फोर्स लगेगा तब भी वापस इसी शेप में आएंगे। एक लिमिट से जब ऊपर बढ़ जाएगा तब उसकी बात अलग है, लेकिन जब इसकी लिमिट है, यानी जब तक ये ब्रेक नहीं करती या फिर परमानेंट डिफॉर्म नहीं हो जाती, तब तक ये हमेशा ओपोज करेगी। क्योंकि इनमें जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें जो मोलिक्यूल्स हो उनका अलाइनमेंट इस तरह से हो जाता है कि उनमें जब हम प्रेस करते हैं तो उनमें भी यही चीज़ होती है, जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती है और एक तरफ कम होती है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर खींच रहे हैं तो इसकी एक सरफेस लंबी हो रही है, एक सरफेस सिकुड़ रही होगी, तो कहीं के मोलिक्यूल्स तो दूर जा रहे होंगे और कहीं के मोलिक्यूल्स पास आ रहे होंगे, तो ये दूर जाने का भी अपोज करेगी और पास जाने का अपोज करेगी। तो हमें इसका एक जो कंबाइन जो इफेक्ट होता है वो देखने को मिलेगा और स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है। यानी अगर स्प्रिंग की कोई लेंथ है एल, अगर हम एल लेंथ की स्प्रिंग लें, अगर मैं इस तरह से स्प्रिंग दिखाऊं और इसकी लेंथ एल है, तो अगर हम इसकी एल लेंथ से कुछ ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे तब भी फोर्स लगेगा, अगर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, और अगर कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये उसको भी ओपोज करेगा और ये वापस इसी लेंथ में आना चाहेगा, यानी ये इसकी लेंथ मेंटेन रखती है। यहाँ पर ये अलग तरीके से काम करता है, ये इसमें टोर्शन काम आता है। जब जैसे ये एक इस पेन को अगर हम इस तरह से मरोड़ना चाहें तो ये अपनी शेप बनाए रखने के लिए एक टोर्शन इफेक्ट करता है, तो ये टोर्शन ही होता है, एक मरोड़ को ओपोज करता है। ठीक है, तो इसमें इसी तरह का इफेक्ट काम आता है। पर जो स्प्रिंग होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर ही काम करती है। तो हम जो भी जहाँ भी स्प्रिंग लेंगे, ये स्ट्रिंग लेंगे या फिर दो सरफेस कॉन्टेक्ट में आएगी, तो वहाँ पर हम जो फोर्सेस बनाएंगे तो हमें ये याद रखना है कि हम इनका ये सोर्स क्या है, यानी किस वजह से ये लग रहा है। क्योंकि हम इसको बना तो देते हैं पर हमें इनका रूट कॉज पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से हम इसको ऐसा बना रहे हैं, और अगर हम उसका डायरेक्शन बता रहे हैं तो ये भी इसी की वजह से आ रहा है डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन बताते समय हमें ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग में किस तरफ डायरेक्शन आएगा फोर्स का, स्प्रिंग में किस तरफ आएगा, और जब दो सरफेस कॉन्टेक्ट में हुई तब किस तरफ आएगा। तो ये सब एक बेस तैयार हो जाता है हमारा न्यूटन्स लॉ पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पर फोर्स की बात की जाती है। तो हमने यहाँ पर दो तरीके के फोर्स पढ़े हैं और दूसरा फोर्स में हमने तीन तरीके के और देखे हैं। अभी इन सबको हम अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम पहला लॉ पढ़ते हैं न्यूटन का। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर नेट फोर्स जीरो है, उस पर फोर्स लग रहा है लेकिन वो नेट फोर्स जीरो है। अब ये हम बाद में समझेंगे नेट का मतलब क्या है, उसको समझा दूंगा मैं। लेकिन अगर उस पर नेट फोर्स जीरो है तो वो उसकी स्टेट मेंटेन रखेगा। यानी अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो अगर ये किसी वेलोसिटी से जा रहा है तो चला ही जाएगा, ये कभी नहीं रुकेगा। और अगर ये रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा। जैसे मान लीजिए पत्थर पड़ा हुआ है और उसमें जब तक फोर्स नहीं लगा है तो वहीं पड़ा नहीं है, ठीक है, हजारों साल बाद भी वहीं दिखेगा जब तक उसमें कोई फोर्स नहीं लगा। तो ये इसकी स्टेट मेंटेन रखता है, ये चीज़ स्टेट में होता है उसी स्टेट में रहेगा अगर उस पर नेट फोर्स जीरो, यहाँ पे फोर्स नहीं नेट फोर्स जीरो। ठीक है, अगर ये मोशन में है तो मोशन ही करता रहेगा और एक फिक्स वेलोसिटी से, यानी इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ये 5 की स्पीड 10 की, मान लीजिए 5 की स्पीड से जा रहा है, तो कितने टाइम बाद आप देखें ये हमेशा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता हुआ रहेगा, इस पर अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इंटरनल फोर्स लग सकते हैं लेकिन एक्सटर्नल नहीं लगा है। तो अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट मान लिया तो उसके अंदर से भले कुछ फोर्स लग सकते हैं पर लेकिन बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, तो ठीक है। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो वो उसकी उसी स्टेट में रहेगा जिस स्टेट में वो है। अगर ये मोशन में है तो मोशन में रहेगा फिक्स वेलोसिटी से। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या जाएगा, या फिर स्पीड है ना, अगर स्पीड भी हो तो भी सेम रहेगी। अगर इसकी स्पीड मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड तो 5 मीटर सेकंड ही रहेगी, उनका डायरेक्शन चेंज होगा। यानी अगर सीधा जा रहा है तो सीधा जाएगा, इसमें डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो अगर v इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा कांस्टेंट, अगर एक्सटर्नल फोर्स ये जीरो है तो यहाँ पर आएगा v इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ पे आएगा वेलोसिटी अगर ये रुका हुआ है यहाँ पर v इज इक्वल टू जीरो हमेशा, अगर ये है तब भी ये कंडीशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर नेट फोर्स जीरो हो वो उसकी उसी स्टेट में रहेगा जिस स्टेट में वो है। ठीक है, अब हम नेट फोर्स को समझते हैं कि नेट फोर्स का मतलब क्या है। कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरह का आड़ा टेढ़ा ऑब्जेक्ट है, इस पर इधर से F1 फोर्स लग रहा है, यानी इधर से खींच रहे हैं, एक इधर से खींच रहा है। ठीक है,
एक इधर से कोई धक्का दे रहा है F3, कोई इधर से धक्का दे रहा है F4, कोई इधर से खींच रहा है F5। तो हम फोर्स को कैसे लिखते हैं? फोर्स को हम वेक्टर सम करते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी में हम लिखेंगे F1, ठीक है, इसका वेक्टर में दिखाना इसको F1 प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। ये सब मिलकर अगर ज़ीरो है तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि अगर ये ऑब्जेक्ट पहले से चल रहा था तो ये उसी स्पीड में चलेगा, और अगर ये पहले से रुका हुआ था तो रुका हुआ ही रहेगा, यानी इसके जो स्टेट है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो बस यही फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, और इसी लॉ का यूज़ हम करते हैं जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, वो कैसे बनाते हैं ये हम इसको मिटाते हैं पहले। तो हम एग्जाम्पल में लेते हैं कि वैसे ही एक स्ट्रिंग से एक वेट लटका हुआ है, ठीक है, ये इसका मास मान लीजिए m है। तो अब इस पर क्या क्या फोर्स लगेगा, पहले फोर्स बताते हैं कि इस पर लगेगा फोर्स नीचे की तरफ, तो लगेगा नीचे की तरफ लगेगा mg, ठीक है, जो अर्थ लगाती है। अब हम क्या करेंगे कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से हिल नहीं रहा है तो हमें ये पता है कि ये जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, यानी जो अर्थ लगा रही है इस पर नीचे की तरफ, तो इस हिसाब से तो नीचे जाना चाहिए, पर ये न तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, ये अपनी पोजीशन में है, यानी इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा। अब इसके कांटेक्ट में है ये स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बारे में मैंने बताया था कि ये हमेशा इसकी लेंथ कम करने की कोशिश करती है, ठीक है ना, क्योंकि इस वेट की वजह से इसकी लेंथ कुछ बढ़ रही होगी, खींची हुई होगी स्ट्रिंग, तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट से यहाँ पे कांटेक्ट में, तो ये ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी टी, टेंशन। तो हम इस फर्स्ट लॉ की वजह से ही कह सकते हैं कि ये जो टेंशन है टी, ये इसके बराबर होगी, ये हम इस तरह से लिखते हैं। तो वहाँ पर हम ये फर्स्ट लॉ ही काम में ले रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि न तो ये मास मूव कर रहा है और ना ही ये स्ट्रिंग जो है इसमें कोई मूवमेंट दिखाई गई है। तो अगर ये इसी पोजीशन में बना हुआ है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस पर जो फोर्स लग रहे हैं वो बैलेंस में होंगे, यानी इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि टी प्लस एम जी इज इक्वल टू जीरो, हम इस तरह भी लिख सकते हैं अगर हम वेक्टर फॉर्म में बताएं तो, ठीक है, हमें वेक्टर की तरह बताना होगा तब हम इस तरह लिख सकते हैं। और अगर वैसे लिखना चाहे तो हम इस तरह से बराबर कर सकते हैं कि नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स के बराबर होगा, तभी इसमें जीरो आ रहा होगा, क्योंकि हम अगर इस तरह से लिखेंगे तो हम इस अगर ऐसे लिखें वेक्टर की फॉर्म में तो हमें बताना होगा कि हम ऊपर की तरफ अगर प्लस मानते हैं तो नीचे की तरफ माइनस मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टी अगर ऊपर लगा हुआ है तो इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं तो टी को तो प्लस में लिखेंगे, और एम जी, ठीक है, एम जी नीचे की तरफ लग रहा है तो इसको माइनस एम जी इस तरह से लिख इस इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा टी इज इक्वल टू एम जी। तो अगर वेक्टर सम करें तो इस तरह भी हम पहुँच सकते हैं, और अगर नॉर्मल हम इसी तरह देखें कि ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों बराबर होंगे तभी ये जीरो आ रहा होगा। तो ये तो हुआ न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एक एग्जाम्पल। इससे हम समझ गए कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ इस तरह से काम करता है। अब हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है या फिर न्यूटन के लॉ हैं, न्यूटन्स के लॉ, ये कहाँ कहाँ काम करते हैं। यानी ये जो लॉ है, ये जो आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे ये हर जगह काम नहीं करेंगे, ठीक है। इसके भी कोई कंडीशन है, और वो क्या है, ओनली एक ही कंडीशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें एक्सिलरेशन नहीं होना चाहिए। अगर एक्सिलरेट कर रही है बॉडी और अगर हम उसी फ्रेम के अंदर है तब ये जो फॉर्मूला है ये काम नहीं करेंगे, पर ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम अगले लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। तो अभी के लिए फर्स्ट लॉ में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं।